Assalamu alaikum everyone, welcome to back to Kashur Scientist. This is your host Isfar Bukhari. तो आज जो है चौथा लेक्चर है डिलीवर होने वाला है और एनवायरनमेंट चैप्टर का। टिल नाउ हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। हमने एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी डिस्कस कर लिया, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इकोसिस्टम क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक ये भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज फूड वेब, दिस हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड। एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स ये भी हमने डिस्कस जो है कर लिया है। अब आज जो टॉपिक बचता है दैट इज व्हाट इज ओजोन लेयर एंड व्हाट इज इट्स डिप्लीशन, एंड द लास्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। So today we will be going through the ozone layer, what is ozone layer and what is its depletion, and also we will be going through the management of the garbage. So let's start. तो guys, what is ozone layer? Ozone layer जो है एक रीजन है, अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर में that contains the high concentrations of ozone and protects the earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. ये तो आपने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है, अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन होती है। ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला O3 है। तो O3 जो है ये O3 ओजोन, तो अर्थ की स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर जो है एटमॉस्फेयर की उसमें एक लेयर है ओजोन लेयर जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन होती है और जो कि प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो ज्यादा जमीन पे नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर। तो ओजोन कैसे बनता है? ओजोन जो है बनता है पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस, और उसके बाद क्या होता है कि उससे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं, और ऑक्सीजन रेडिकल्स जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फिर से कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं ओजोन, O3 बनाते हैं वो। देखिए अब जो यूवी रेज है दे आर वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज स्किन कैंसर्स, म्यूटेशन एंड डैमेज टू द आईज लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड कैटरैक्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये जमीन पे आ जाती है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इंसानों को। इससे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो जाती है, और आईज में डैमेज, खासकर आईज में डैमेज हो जाता है जिससे एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। या दूसरी डिजीज है, एक और डिजीज भी है स्नो ब्लाइंडनेस। देखिए पहले ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन कैसे बनता है? जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो in presence of ultraviolet radiations in the stratosphere उससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन टूटता है ऑक्सीजन रेडिकल्स में, ऑक्सीजन रेडिकल। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन रेडिकल के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो बनता है O3 यानी कि ओजोन। ओजोन बन जाता है इस तरह। तो अब हम देखेंगे आगे कि डिप्लीशन क्या है। पहले हम एक और चीज देखते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस very important. It is caused by the UV radiations. When a person is exposed to UV radiations तो उसमें क्या हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है।
पर्टिकुलर यूवी बी रेडिएशंस, तो उसमें क्या हो जाता है, एक डिजीज होती जाती है आंखों में, दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस। तो अब तक कि आप समझ गए होंगे ये सब। एक तो हमने ओजोन भी देखा। ओजोन क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है, एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो इट्स ये तो आसान ही है। एक तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में है, और दूसरा क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। और ओजोन फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। और ओजोन क्या है कि दे आर वेरी हार्मफुल रेज एंड कैन कॉज स्किन कैंसर्स। स्किन कैंसर्स हो जाते हैं इससे, म्यूटेशंस हो जाती है, और आंखों में भी डैमेज हो जाता है, उससे एक डिजीज हो जाती है, दैट्स नोन एज कैटरैक्ट। अब हमने दूसरे स्लाइड में देखा कि ओजोन कैसे होता है, ओजोन फॉर्म कैसे होता है। पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो अपर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पे टूटता है इनटू द ऑक्सीजन रेडिकल्स, और ऑक्सीजन रेडिकल्स में जब टूटता है, ऑक्सीजन रेडिकल प्लस ऑक्सीजन रेडिकल, और ये ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन इट फॉर्म्स अ O3 मॉलिक्यूल, एंड दैट O3 इज नोन एज ओजोन। अब ओजोन ओजोन तो समझ गए होंगे आप। अब आगे यहाँ से है स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है अगर इंसान को एक्सपोज किया जाता है, इफ अ पर्सन इज एक्सपोज टू यूवी बी रेडिएशंस, तो उसमें एक डिजीज हो जाती है, आंखों की डिजीज हो जाती है, दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले एक और चीज मैं भूल ही गया, ओजोन की जो लेयर की जो थिकनेस है, उसको हम डॉब्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं। डॉब्सन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डॉब्सन यूनिट्स में हम ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो मेजर कर लेते हैं। अब देखते हैं हम कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन occurs by the use of ozone depleting substances ODS, ozone depleting substances, और उसमें मेनली क्या आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन यानी कि ओजोन लेयर का न बनना, अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का ना बनना, दैट इज नोन एज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। और ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन किसकी वजह से होता है, बाय द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में मेनली एक चीज आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पसेस। और पहले फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता था क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी होती थी, तो फैक्ट्रीज में भी ये इस्तेमाल किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ताकि फैक्ट्री का जो टेम्परेचर है वो कम रहे। लेकिन ये जब यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, क्लोरीन रेडिकल्स वहां से निकलते हैं। तो ये क्लोरीन रेडिकल जो है क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन रेडिकल gives ozone in presence of UV gives ozone। तो ये क्लोरीन रेडिकल्स की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाता है या कम ही होता है, जिसमें कि क्वांटिटी ऑफ ओजोन जो है वो बहुत ही कम बनता है। ओजोन की क्वांटिटी जो है वो कम बनती है, एंड दैट दिस फेनोमेनन इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। मैं फिर से बता देता हूँ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या है कि
ओजोन लेयर का न बनना या कम बनना, ओजोन गैस का कम बनना या न बनना, दैट इज नोन एज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन. एंड डिप्लीशन of ozone in the upper stratosphere occurs by the use of the ozone depleting substance mainly comprising chlorofluorocarbons. So ozone depleting substance की वजह से depletion of the ozone हो जाता है. And this these ODS यानी कि ozone depleting substance mainly comprises chlorofluorocarbons CFCs that are used in the refrigerators as refrigerants, and they were also used earlier in the factories to keep the temperature lower. तो अब तक आप होपफुली समझ गए होंगे ये सब. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज in 1987 United Nations Environmental Program UNEP forged an agreement called the Montreal Protocol to protect the stratospheric ozone by phasing out production and consumption of ozone depleting substances. 1987 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम किया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो उसमें क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन किया गया वहां पे जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं. 1987 में ये साइन किया गया to protect the ozone layer को प्रोटेक्ट करने के लिए by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances. यानी कि इसमें ये बात कही गई कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका यूज जो उसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन और कंजप्शन वो खत्म किया जाए. 1987 इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है. 1987 Montreal Protocol phasing out ODS. तो ये तीन चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है. तो अब तक ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, नीट में हर साल पूछा जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ गार्बेज. अब गार्बेज है. गार्बेज क्या है? गार्बेज हाउस होल्ड वेस्ट और रबिश इज कॉल्ड गार्बेज. जो भी घर से कचरा निकलता है, चाहे ऑफिस से, घर से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, जो कि काम में नहीं आता, जो जिसको हम वेस्ट कहते हैं या रबिश है, उसको हम कहते हैं गार्बेज. तो गार्बेज ये तो आसान सी बात है. गार्बेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो मैनेजमेंट अब कैसे हम कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट जो है, पहली जो चीज है दैट इज 3 R's प्रिंसिपल. 3 R's. इसमें क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. इसमें क्या है कि जो हमने जो है रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है जिससे कि गार्बेज प्रोडक्शन हो सकती है, तो उसका जो यूज है वो हमने रिड्यूस कर देना, उसका यूज जो है वो हमने कम कर देना. तो रिड्यूस इसमें आ गया. जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि गार्बेज प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसका हमने का यूज जो है वो कम करना है. और दूसरी बात रीयूज. रीयूज में क्या है कि जो हमारे पास अब चीजें घर में है जिनसे कि गार्बेज प्रोडक्शन हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आपने जूस पिया बाजार से और उसके साथ क्या है, जूस तो ऐसे नहीं आता, उसके साथ बॉटल भी आती है. अब ये बॉटल जो है वो गार्बेज में जाएगी. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसका कोई दूसरा यूज करते हैं, हम इसको रीयूज कर लेते हैं, फिर से यूज कर लेते हैं. हम इसको पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई और लिक्विड रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो दैट इज द रीयूज. एंड रिसाइकल. रिसाइकल तो आपको पता ही है कि रिसाइकल जो भी ये प्लास्टिक्स है या पेपर है, हम इसको
फिर से फैक्ट्रीज में भेजेंगे, इसको रिसाइकल करेंगे, फिर से यूज करेंगे। तो दिस इज द 3 R's प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. Reduce the use of those substances that will lead to the garbage production, reuse the substances that will go into the garbage, and recycle the substances out of the garbage. तो ये है 3 R's principle. दूसरी चीज है मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज. इंसिनरेशन. इंसिनरेशन क्या है? दिस इज जस्ट बर्निंग, burning burning, but at higher temperatures. इंसिनरेशन में क्या है कि हम इस गार्बेज को जो है वो चलाते हैं, बट एट हायर टेम्परेचर्स. एट हायर टेम्परेचर. इसमें क्या मोस्टली हॉस्पिटल वेस्ट जो है, हॉस्पिटल वेस्ट, उनको हम इंसिनरेशन से ही मैनेज करते हैं, यानी कि हम उनको जलाते हैं एट हायर टेम्परेचर्स इन स्पेसिफिक डिवाइस. एक फर्नेस जैसी होती है, उसी में हम उनको जलाते हैं और खत्म कर देते हैं. या जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोडिग्रेडेबल आपने ऑलरेडी देखा था, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उनका हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं. उनको हम एक जगह पे रखेंगे, जब उसमें फिर डेड रिवोर्स अपने आप ही आ जाएंगी, अर्थ वॉर्म्स आ जाएंगी. तो ये है कंपोस्ट. ये लेकिन हम बायोडिग्रेडेबल के लिए करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम ये सब करते हैं. और दूसरा क्या है? लैंडफिल. लैंडफिल यानी कि जमीन के नीचे हम इसको ब्यूरी कर देते हैं, दफना देते हैं जमीन के नीचे. जमीन के नीचे चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल हो वो कुछ टाइम बाद जो है वो खत्म हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम, बैक्टीरियल और माइक्रोबियल एंजाइम्स. वो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद तो नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस. अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो तो बायो ये डिकम्पोज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जमीन के नीचे आ जाएगा. और लास्ट में जो है सीवेज ट्रीटमेंट. जो भी हमारे घरों से, वॉशरूम से, किचन से जो भी पानी वेस्ट वाटर बाहर आता है तो उसको सीवेज कहते हैं. एंड दैट सीवेज शुड बी ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. यहाँ खैर यहाँ तो ऐसा कोई हिसाब तो अभी नहीं है, लेकिन दिल्ली में ऐसा है. गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान के तहत बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिसमें इस सीवेज को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है और उसमें से जो है उसमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं. तो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा आर एनवायरनमेंट वो एंड होता है. तो ये 4 लेक्चर्स पे बेस्ड था ये चैप्टर, तो हमने इसको एंड कर दिया है आज. बाकी कर्स साइंटिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पेजेस को फॉलो करें. शुक्रिया.